हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट एमपीपीएससी जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। एमपीपीएससी 2020 फर्स्ट पेपर पर आधारित ये 55वां वीडियो है और ये सीरीज लगातार चल रही है, जो कि नया सिलेबस एमपीपीएससी 2020 का जो आया है उसके अनुसार मैंने पूरी ये क्वेश्चन सीरीज बनाई है। तो वीडियो को आखिरी तक देखें वो सारे विद्यार्थी जो कि एमपीपीएससी 2020 की तैयारी कर रहे हैं, और मेरे इस चैनल को, स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप मेरी सीरीज से लगातार जुड़ना चाहते हैं। लगातार इसके नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। आपको करना क्या है, मेरा चैनल ऑल नोटिफिकेशन के साथ में सब्सक्राइब कर लेना है। ऑल का नोटिफिकेशन का जो रेडियो बटन है वो आप सिलेक्ट करें, देन उसके बाद में सब्सक्राइब का बटन क्लिक करेंगे, देन यू विल गेट 100% ऑल वीडियोस नोटिफिकेशंस। और साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम का चैनल, ठीक है ना, जिसका लिंक आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उससे आपको सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स और साथ ही में वो सारे वीडियोस के लिंक जो कि आप मेरे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, सारे वीडियोस के लिंक वहां से आप मिल जाएंगे और वो सारे वीडियोस आप लगातार देख सकेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने बनाए हैं मध्य प्रदेश जी के, साथ ही साथ एमपीपीएससी के पर्टिकुलर टॉपिक पर आधारित हैं। तो सारी वीडियोस वहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं और वो सारे एग्जाम्स की तैयारी आप उसके माध्यम से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ 55वां वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मैंने कवर किए हैं जो कि एमपीपीएससी 2020 पर बिल्कुल पूछे जाने की संभावना है। लीजिए, आ गया पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्योटो प्रोटोकॉल के साथ संबंधित था, किसके साथ संबंधित था? औद्योगिक उत्पादन, जलवायु परिवर्तन, कृषि विकास या फिर विकासशील देशों में प्राथमिकता। तो इसका जो सही विकल्प है वो है जलवायु परिवर्तन के संबंधित में है ये क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है ना। और ये कहाँ पे हुआ था? क्योटो में हुआ था, जो कि जापान में है, ठीक है ना, ये क्लियर होना चाहिए। और ये जलवायु परिवर्तन यानी कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट्स हैं, ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं, उसके संबंधित ये क्योटो में एक सम्मेलन किया गया था। और इसमें तय किया गया था कि 2008 से लेके 2012 तक जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ठीक है ना, उसमें कमी लानी है 5% की, ठीक है ना। और इसी कारण से इसका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं ये। और जापान में हुआ था और कब हुआ था? 1997 में ये सम्मेलन आयोजित किया गया था, ठीक है। दिस इज द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो मैंने आपको बताए। जापान में है, जापान की क्योटो में ये आयोजित किया गया था सम्मेलन, जो कि जलवायु परिवर्तन पर आधारित है, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, आपदा निवारण के टॉप डाउन उपगमन में सबसे निचला स्तर क्या होता है? विकास खंड, जिला स्तर या फिर राज्य स्तर या ग्राम स्तर? तो इसका सही विकल्प है राज्य स्तर। आपदा निवारण के लिए जो टॉप से लेके डाउन तक आता है, तो डाउन में स्टेट लेवल तक का ये सबसे निचला स्तर कहलाता है। अच्छा, इसमें होता क्या है आपदा प्रबंधन में? इसमें आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जो कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से होता है, और इसमें पूरा का पूरा एडवाइजरी कमेटी गठित होती है, ठीक है ना, जिसमें कि आपदा के निवारण के लिए सारे जितने भी हल हैं, जितने भी सॉल्यूशन है, वो इसमें ढूंढे जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट। अगला क्वेश्चन आ गया तीसरा, दिसंबर 2020 में भारत की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन का शुभारंभ किया गया था। कहां से? कोलकाता मेट्रो से, दिल्ली मेट्रो, जयपुर मेट्रो या फिर लखनऊ मेट्रो? तो इसका सही विकल्प है दिल्ली मेट्रो से इसका शुभारंभ किया गया था। और ये पूरी ड्राइवरलेस है, यानी कि इसमें ड्राइवर नहीं होगा और बिना ड्राइवर के ये चलेगी। दिल्ली से स्टार्ट हुई थी। ये बिल्कुल करंट अफेयर का क्वेश्चन है, डेफिनेटली क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। और इसकी अगर एग्जैक्ट डेट देखी जाए तो 28 दिसंबर, ठीक है ना, 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी दिल्ली मेट्रो से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आ गया फोर्थ, साइंस से है ये। निम्न में से किसको लाल रक्त कोशिकाओं की कब्र कहा जाता है, यानी कि उसमें जाके इसकी डेथ हो जाती है? यकृत, तिल्ली, अस्थि मज्जा या फिर आंत? तो इसका सही विकल्प है तिल्ली, जिसको प्लीहा बोलते हैं, प्लीहा, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें इसको कहा जाता है लाल रक्त कणिकाओं, जिसको बोलते हैं रेड व्हाइट, लाल रुधिर कणिका या कोशिका बोलते हैं, या फिर रेड आरबीसी बोलते हैं इसे, ठीक है ना। हम समझिए आरबीसी जिसको बोलते हैं, उनको उनकी कब्रगाह होती है तिल्ली, ठीक है ना। और ये बनती किस में है लाल रक्त कणिकाएं? ठीक है ना, ये बनती हैं अस्थि मज्जा में। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है ये अस्थि मज्जा में जाके ये बनती हैं, ठीक है ना। और इंसानों में ये कितनी पाई जाती है? मनुष्य के अंदर में ये लाल रक्त कणिकाएं ये पाई जाती हैं 50 से लेके 50 लाख तक पाई जाती हैं ये, ठीक है ना, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, भारत में कृषि उत्पादों उत्पादों के बाजार को किसके
अधीन विनियमित किया गया है, यानी कि उसको कनेक्ट किया गया है, एक्सचेंज किया गया है, ठीक है ना। ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 राज्य के द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पादन विपणन समिति अधिनियम के द्वारा, या फिर कृषि उत्पाद श्रेणीकरण एवं चिन्ह अधिनियम 1937 के द्वारा, खाद्य उत्पाद आदेश 1956 एवं मांस व खाद्य उत्पाद आदेश 1973 के द्वारा। तो इसका जो सही विकल्प है वो बी है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। राज्य द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम के द्वारा, ठीक है ना, इसको विनियमित किया गया है। और ये योजना राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास, जिसको बोलते हैं नाबार्ड, ठीक है ना, नाबार्ड बैंक के द्वारा ही तथा राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, जिसको बोलते हैं एनसीडीसी, के माध्यम से उन सभी राज्यों में प्रारंभ की गई है, ठीक है ना, जिनको सभी कृषि उत्पाद, ठीक है ना, विपणन समिति अधिनियम में अधिनियमित कर दिए गए हैं, ठीक है ना। उन सभी राज्यों में ये लागू किया गया है, विनियमित किया गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया सिक्स्थ। हमारे शरीर में प्रतिरोधी तंत्र का शमन किस रोग के द्वारा होता है? शमन यानी कि उसको पूरी तरीके से नष्ट, किस रोग के द्वारा ये नष्ट हो जाता है जो कि प्रतिरोधी तंत्र को नुकसान पहुंचाता है? एड्स, टीबी, गांठिया या फिर कैंसर? तो इसका सही विकल्प है एड्स। जो एड्स होता है, इससे प्रतिरोधी तंत्र जो होते हैं, इसको बोलते हैं एक एंटीबॉडी सिस्टम जिसे बनाते हैं, इम्यून सिस्टम जिसे बोलते हैं, उसका पूरा का पूरा नुकसान पहुंचाता है, वो एड्स पहुंचाता है, जिसमें कि बोलते हैं एचआईवी, ठीक है ना। एचआईवी जो वायरस होता है, ठीक है ना, ये विषाणु जो होता है, यही मानव के जितना भी इम्यून सिस्टम है उसको नुकसान पहुंचाता है। और इसमें जो इम्यून सिस्टम होता है, एंटीबॉडी जो बनाता है, वो T4 नाम का एक सहायक, ठीक है ना, वो होता है। लिम्फोसाइट नामक का एक प्रतिरोधी कोशिका होती है, ठीक है ना। लिम्फोसाइट, वर्बली बोल रहा हूँ, याद कर दीजिएगा, ठीक है ना। लिम्फोसाइट नामक की एक प्रतिरक्षा एक कोशिका होती है, उसको ये नष्ट कर देता है, जिससे कि उसमें जो एंटीबॉडी सिस्टम बनते हैं, इम्यूनिट सिस्टम, मतलब एक एंटीबॉडी जो तंत्र होता है उसको मजबूत बनाती है, वो कोशिका नष्ट होने के कारण अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है ना। और इसकी पहचान किससे होती है? दो टेस्ट होते हैं इसमें, एक तो एलिसा और एक दूसरा पीसीआर, ELISA, ये वाला टेस्ट होता है एक, और एक होता है पीसीआर। ये दो टेस्ट में मालूम पड़ता है कि हमें एड्स है कि नहीं है। एड्स का फुल फॉर्म भी आपको मालूम होना चाहिए। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है ना, AIDS, ठीक है ना, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं एमपीपीएससी वेपन्स के वो सारे एग्जाम्स जिसकी आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं। अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शंस वाले जो बैचेस होते हैं, उनमें आपको मिलता है अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज का एक्सेस, जो कि आपको वहां पर पढ़ाते हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स। तो जल्दी सब्सक्राइब करें अनअकैडमी के एमपीपीएससी एंड व्यापम्स के कोर्सेज को, और क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ साथ फ्री प्लान भी हैं, उसके बेनिफिट भी आप जान लें। फ्री क्लासेस में आपको वीकली 500 फ्री लाइव क्लासेस विद लाइव डाउट क्लियरिंग मिलेंगी, साथ ही साथ में फ्री लाइव क्विज जिसमें कि आपको 20,000 से ज्यादा क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, और आप वीकली फ्री मॉक टेस्ट भी इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए सिर्फ कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, जिसमें कि आपको 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो जल्दी कीजिए, मेरा कोड जो कि हरदयाल कुशवाहा है, उसको यूज करते हुए आप प्लस सब्सक्रिप्शन का जो बैचेज हैं या फिर जो भी कोर्सेज हैं उस पर आप सब्सक्राइब कीजिए, और सीधे 10% का डिस्काउंट आपको मेरा कोड हरदयाल कुशवाहा यूज करते हुए आपको मिलेगा। अनअकैडमी आपके लिए लाया है मिशन रैंक एमपी पुलिस कांस्टेबल फ्री रिवीजन कैंप्स। यहाँ पे भी आपको मिलेंगी फ्री स्पेशल क्लासेस एंड वीकली मॉक टेस्ट, और ये सारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं 26 फरवरी 2021 से, और ये कैंप चलेगा 12 मार्च 2021 तक। तो देरी ना करें, फ्री वाले जो प्लान्स हैं उसमें आप ज्वाइन करके ये सारे जितने भी स्पेशल क्लासेस हैं और मॉक टेस्ट, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एवरी सैटरडे यहाँ पर आपको कंडक्ट कराया जाएगा वीकली मॉक टेस्ट, जो कि फुल लेंथ पेपर का होगा, जो कि जिसका टाइम रहेगा सुबह 10 बजे से।
एवरी संडे आपको ड्यूल एडुकेटर्स एनर्जी स्ट्रेटेजी सेशंस क्लासेस जिसमें कि आपको पूरा डिस्कशन मिलेगा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का, जो कि आपको लेंगे रूप सिंह जी, गौरव शर्मा, कपिल कांत शर्मा जी और लोकेश खावले जी। आइए अब जान लेते हैं फ्री सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, आपको कैसे अनलॉक करना है फ्री सब्सक्रिप्शन को। सबसे पहले तो आपको अनअकैडमी का जो ऐप है आपके मोबाइल पर आपको डाउनलोड करना है। देन उसके बाद में एमपीपीएससी एंड व्यापम्स जो गोल है वो आपको गोल सिलेक्ट करते हुए मेरा रेफरल कोड जो कि हरदयाल कुशवाहा रेड कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है उसका यूज करते हुए आप फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। आइए आप जान लेते हैं प्लस बैचेस की जो फीचर्स हैं उसके बारे में। देखिए प्लस बैचेस के जो फीचर्स हैं उसमें आपको आपके जो फेवरेट एजुकेटर्स हैं उससे आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ में आपको जितने भी एग्जाम्स हैं, ठीक है ना, उन सारे एग्जाम्स की यहाँ पर प्रिपरेशन करने का कंप्लीट मौका मिलने वाला है। आपके मन में जो भी डाउट चल रहे हैं पर्टिकुलर टॉपिक पर, वो सारे डाउट यहाँ पर क्लियर होंगे हर सेशन में, और साथ ही साथ में पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर कराया जाएगा और आपको फ्री टेस्ट सीरीज का पूरा एक्सेस मिलेगा और वीकली फ्री मॉक टेस्ट भी यहाँ पर कंडक्ट कराए जाएंगे। और भी बहुत सारे फीचर्स आपको मिलेंगे जैसे कि वीकली मेगा क्विज भी यहाँ पे कंडक्ट होंगी। साथ में आपके डाउट क्लियरिंग पर्टिकुलर जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनसे आप कनेक्ट करके डाउट क्लियर कर सकते हैं, और सारे के सारे यहाँ पर जो भी नोट्स हैं वो भी आपको आप डाउनलोड कर सकते हैं आपके प्लस सब्सक्रिप्शन बैचेस से। आइए जान लेते हैं फ्री वर्सेस प्लस में क्या डिफरेंस है। देखिए फ्री में आपको लिमिटेड सिलेबस मिलेगा, वहीं आपको प्लस जो बैच होंगे उसमें आपको कंप्लीट सिलेबस मिलने वाला है। और यहाँ पर फ्री में आपको जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं वो लिमिटेड मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट जो मिलेंगे वो अनलिमिटेड मिलने वाले हैं प्लस प्लान में। और फ्री में आपको जो पीडीएफ और नोट्स हैं वो लिमिटेड रहते हैं, और यहाँ पर जो प्लस बैचेस होते हैं वहां पर आपको अनलिमिटेड पीडीएफ और नोट्स एक्सेस करने का पूरा मौका मिलता है। वहीं पे फ्री प्लान में आपको जो डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं टॉप एजुकेटर्स के वो लिमिटेड होते हैं, और यहाँ पर आपको टॉप एजुकेटर्स जो कि प्लस प्लान है रेगुलर आपके डाउट क्लियर करते हैं हर सेशन में। अनअकैडमी अब आपके लिए लाया है लक्ष्य एमपीपीएससी 2020, जिसमें कि आपको एमपीपीएससी के फाउंडेशन कोर्स और प्रीलिम्स व मेंस के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी, वो भी हिंदी में। अच्छा, ये बैच स्टार्ट हो चुका है 5 मार्च से, तो अभी भी देरी नहीं हुई है, इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा रेफरल कोड जो कि हरदयाल कुशवाहा कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है उसको यूज करते हुए आप 10% का कोर्सेज में प्लस कोर्सेज में डिस्काउंट पा सकते हैं। तो जल्दी कीजिए और अपने लक्ष्य की तैयारी पूरी कीजिए। आइए जान लेते हैं अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। सबसे पहले आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है जो कि मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद में वहां पे आपको एमपीपीएससी व्यापम्स सिलेक्ट करने के बाद प्लस सब्सक्रिप्शन में जाना है और वहां से जो गेट सब्सक्रिप्शन का बटन है प्लस वाला वो क्लिक करना है, जिससे आपको प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है वो मिल जाएगा, और इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा जैसे ही आप मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा यूज करेंगे। जो भी कोर्स होगा उसमें आपको सीधे 10% का डिस्काउंट फीस में मिलने वाला है। तो जल्दी कीजिए, मौका हाथ से छूटने ना पाए, क्योंकि कुछ ही दिन शेष रह गए हैं जिसमें कि आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा प्लस कोर्सेज में। और मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए, और सारे कोर्स आपके मंथली 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ और 48 मंथ्स के हैं, जिसमें कि आपको सीधे 10% की डिस्काउंट के बाद में जो प्राइस सामने लिखा हुआ है वो आपको उस प्राइजेस में आपको ये कोर्सेज मिलने वाले हैं। तो जल्दी ही डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का ऐप और क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए एमपीपीएससी व्यापम के सारे एग्जाम्स के लिए। लीजिए अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। मध्य प्रदेश में कोयला किस समूह की चट्टानों में पाया जाता है? कडप्पा, विंध्य, गोंडवाना या फिर धारवाड़? तो इसका सही विकल्प है गोंडवाना। गोंडवाना समूह की चट्टानों में मध्य प्रदेश में कोयला पाया जाता है, और इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। ये ध्यान रखिएगा। 2 भाग कौन कौन से हैं? एक तो विंध्य कोयला क्षेत्र, ठीक है ना, विंध्य कोयला क्षेत्र कहलाता है एक, और दूसरा होता है सतपुड़ा, ठीक है ना। ये 2 भागों में इसको विभाजित किया गया है, सतपुड़ा क्षेत्र, ठीक है। और इसमें विंध्य क्षेत्र में जो आते हैं वो ऊपर के क्षेत्र आते हैं उमरिया, सिंगरौली और शहडोल। ये तीनों जो जिले हैं ये विंध्य क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। और नीचे में 3 आते हैं बैतूल, छिंदवाड़ा और बालाघाट, ठीक है ना। और मध्य प्रदेश में बिटुमिनस कैटेगरी, ठीक है ना, सेकंड कैटेगरी कहलाती है कोयले की, बिटुमिनस कैटेगरी का कोयला पाया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन सी अक्षांश रेखा मध्य प्रदेश और से गुजरती है?
भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा या फिर उत्तरी ध्रुव व्रत रेखा। तो इसका सही विकल्प है कर्क रेखा। ठीक है ना, कर्क रेखा जो है वो मध्य प्रदेश के बिल्कुल बीचों बीच से दो भागों में विभाजित करती है और इसकी शुरुआत होती है मध्य प्रदेश में रतलाम से। रतलाम जो जिला है वहां से, ठीक है ना, पश्चिमी जिला, और आखिरी जो जिला कहलाता है वो है अनूपपुर। ठीक है ना, अनूपपुर और रतलाम के बीच में से ये रेखा गुजरती है। टोटल 14 जिलों से होकर गुजरती है मध्य प्रदेश की। ठीक है, 14 जिले क्रॉस करते हैं कर्क रेखा। क्लियर हो गया। और इसको 23 सही 1/2 या फिर 23 एंड 30 इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ये अक्षांश रेखा है जो कि मध्य प्रदेश के बीच से होकर गुजरती है। ठीक है ना, इस कारण से यहाँ से ये रेखा गुजरती है, वहां पे अपेक्षाकृत सबसे अधिक गर्मी भी पड़ती है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी तिरछी होती है। ठीक है ना, केकड़े की आकार की यहाँ पर कोण बनाती है सूर्य की किरणें। इस कारण से यहाँ पे अपेक्षाकृत गर्मी का मौसम में गर्मी भी थोड़ी सी ज्यादा पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, अल नीनो क्या है? ऊष्मीय समुद्री धारा, समुद्री तूफान, उष्णकटिबंधीय विक्षोभ या फिर टाइफून का दूसरा नाम। तो इसका सही विकल्प है ऊपरा। ठीक है ना, फर्स्ट ए इज द करेक्ट आंसर, ऊपर वाला। उष्ण समुद्री धारा कहलाती है, यानी कि गर्म। ठीक है ना, इसे वो गर्म धारा बोलते हैं। और ये गर्म धारा जब आती है तब समुद्र का जो टेम्परेचर है वो 3 से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर बढ़ जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, जलवायु की दृष्टि से मध्य प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2, 4, 5 या फिर 7? तो इसका जो सही विकल्प है वो सी सही विकल्प है। 5 भागों में मध्य प्रदेश को विभाजित किया गया, और 5 कौन कौन से हैं ये भी आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, एक तो है मालवा का पठार, यहाँ लिख रहा हूं मैं आपको, मालवा का पठार है एक, और दूसरा जो है वह उत्तर का मैदानी क्षेत्र। ठीक है ना, उत्तर का मैदानी क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, और तीसरा कौन सा है? तीसरा है सतपुड़ा। सतपुड़ा का जो पर्वत का क्षेत्र है, सतपुड़ा क्षेत्र जिसे बोलते हैं, सतपुड़ा। ठीक है ना, सतपुड़ा का पर्वतीय क्षेत्र। और चौथा नर्मदा घाटी। ठीक है ना, नर्मदा घाटी का जो क्षेत्र कहलाता है वो है। और पांचवा है बघेलखंड का क्षेत्र। ये पांचों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं पांचों पर ही पूरे के पूरे क्वेश्चन आधारित होते हैं हर एग्जाम में। ठीक है ना, उस पर अलग अलग टॉपिक पर ये काम, ये पूरे के पूरे फैक्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। ये 5 क्षेत्र हैं जिसको कि मध्य प्रदेश को बांटा गया है। ठीक है, चलिए अगला अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया 11वां, मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी क्षेत्र को अत्यधिक गर्म होने का कारण क्या है? विषुवत रेखा पर होने के कारण, कर्क रेखा के समीप होने के कारण, मकर रेखा के निकट होने के कारण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है वो है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि मध्य प्रदेश के बिल्कुल बीचों बीच होकर गुजरती है। ठीक है ना, और नर्मदा घाटी का क्षेत्र इसी कारण से यहाँ पर गर्म होता है। देखिए, नर्मदा घाटी कर्क रेखा के बिल्कुल नीचे है। ठीक है ना, दक्षिण का क्षेत्र जो है वो नर्मदा घाटी है, उसके ऊपर से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जो कि रतलाम से होती है। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया, रतलाम से होते हुए अनूपपुर। ठीक है ना, अनूपपुर यहाँ से की नर्मदा घाटी, नर्मदा नदी का उद्गम है। ठीक है ना, वहां से होकर गुजरती है। इस कारण से यहाँ पर ये क्षेत्र बहुत अपेक्षाकृत गर्म होता है। ठीक है ना, यहाँ पर गर्मी के मौसम में जो टेम्परेचर है, ठीक है ना, वो नियर अबाउट सबसे अधिक गर्म होता है। और दिसंबर के माह यहाँ पर ठंड, थोड़ा ठंड का एहसास होता है। ठीक है ना, और यहाँ पे सामान्यतः से जो गर्मी, यहाँ पे जो वर्षा का जो रिकॉर्ड है नर्मदा घाटी पर, वो 57 से लेकर 142 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पर बारिश रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, और नर्मदा घाटी की जो प्रमुख नदियां हैं वो कौन कौन सी है? नर्मदा घाटी यानी कि स्वयं नर्मदा नदी, तवा नदी, और शक्कर, दूधी। तो ये प्रमुख नदियों में इनका नाम आता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश की किस सिंचाई परियोजना को जोवट परियोजना के नाम से भी जाना जाता है? तवा घाटी, चंद्रशेखर आजाद परियोजना, या फिर बारना घाटी परियोजना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जोवट परियोजना का अन्य नाम चंद्रशेखर आजाद परियोजना के नाम से भी इसको जाना जाता है। चंद्रशेखर आजाद की ये जन्मभूमि है, यहाँ पर भी चंद्रशेखर जी ने जन्म लिया था, जो कि वीर शहीद थे, भारत के वीर सपूत। ठीक है ना, उनके नाम पर ये जोवट परियोजना को जाना जाता है। अच्छा, ये जोवट परियोजना की जो शुरुआत हुई थी ये कब हुई थी? ये इनकी शुरुआत हो गई थी 1974 में, इसको स्टैब्लिश किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। और ये मुख्यतः
नर्मदा की सहायक नदी, ध्यान रखिएगा, नर्मदा की सहायक नदी हथनी पर बनाई गई है, ठीक है ना, जो कि झाबुआ में है, ठीक है ना, झाबुआ जिले में हथनी पर इसको क्रियान्वित किया गया है और ये नर्मदा की सहायक नदी है, ठीक है ना, और इससे धार जिले के गांव, ठीक है ना, सिंचित किए जाते हैं। धार जिला है, ठीक है ना, वहां पर सिंचाई के लिए ये उपयोग किया जाता है इस नदी का। इस नदी पर ये परियोजना है, जोबट परियोजना या फिर चंद्रशेखर आजाद परियोजना के नाम से इसको जानते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, कंप्यूटर जी के ऊपर आधारित है ये। साइबर सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर अपने को विचार करना है। हार्डवेयर की सुरक्षा, सॉफ्टवेयर की सुरक्षा, डेटा की सुरक्षा। तो कौन सा कोड सही है? ए, बी, सी, डी। तो इसका जो सही विकल्प है वो है डी, ठीक है ना। उपरोक्त दिए हुए तीनों के तीनों जो पॉइंट दिए हैं बिल्कुल सही है। साइबर सुरक्षा में ये तीनों पॉइंट आते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, सोशल इंजीनियरिंग से क्या तात्पर्य है? जालसाजी, समाज के हित की कार्य, सामाजिक संगठन या फिर मृत लोगों की गणना। तो इसका सही आंसर है जालसाजी। जालसाजी को कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है कि इसमें ये इस तरीके का एक वो होता है ये तरीका जिसमें कि कम्युनिकेशन किया जाता है, ठीक है ना, बाय फोन कम्युनिकेट करते हैं और कम्युनिकेट करने पर एक बड़ी चालाकी से लोगों को फोन के माध्यम से इसमें फंसाया जाता है, जिसमें कि उनका जो निजी डेटा है, ठीक है ना, जो भी निजी इन्फॉर्मेशन है वो फोन के माध्यम से कलेक्ट की जाती है और कंफ्यूज किया जाता है, जिसमें कि वो व्यक्ति जो इसमें फंसता है वो अपना एटीएम नंबर, पासवर्ड, इवन अपने बैंक अकाउंट की डिटेल भी सामने वाले को शेयर कर देता है, ओटीपी भी शेयर कर देता है, जिससे कि उसको व्यक्तिगत बहुत नुकसान पहुंचता है। उसका जो जो भी रकम है वो वहां से निकाल ली जाती है। तो इसको कहा जाता है सोशल इंजीनियरिंग, ठीक है ना। ये डिफरेंट टाइप की इंजीनियरिंग होती है जिसमें कि सामने वाले को पूरी तरीके से कंफ्यूज किया जाता है और उसकी सारी इंफॉर्मेशन ले ली जाती है, ठीक है। तो इसको एक प्रकार की जालसाजी कहा जाता है, ठीक है। लीजिए अगला क्वेश्चन आ गया 15वां और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भारत के नागरिकों में सभी सरकारी सेवा उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने एक कौन सी योजना लागू की है? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना, राष्ट्रीय ई कॉमर्स योजना, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक दिशा नीति निर्देश या फिर मूल इलेक्ट्रॉनिक दिशा निर्देश नीति। तो इसका जो सही विकल्प है वो ए बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना, जिसको कि एनईजीपी कहा जाता है, उसके माध्यम से, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भारत सरकार जितने भी भारत में रहने वाले नागरिक हैं, ठीक है ना, उनको सभी सरकारी जो सेवाएं हैं, ठीक है ना, सरकारी जो भी सर्विसेज हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट सर्विसेज को पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उपलब्ध कराना है, ठीक है ना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये थे 15 क्वेश्चन जो कि मैंने आपके सामने रखे। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, ठीक है ना, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अन्य विद्यार्थी भी इसको देख पाएँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप मेरे से एमपीपीएससी के पूरे क्वेश्चंस कवर करना चाहते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है 2020 के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। यहाँ से कि आपको कंप्लीट पीडीएफ नोट्स और सारे वीडियोस के लिंक्स वहाँ पे मिलेंगे, यहाँ से कि आप लगातार वो सारे वीडियो देख पाएंगे और वो कंप्लीट पीडीएफ नोट्स भी डाउनलोड वहाँ से कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत एंड गॉड ब्लेस यू।